हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ लर्न। तो आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। तो आज की क्लास में हम दिल्ली सल्तनत का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। दिल्ली से होने वाले तुर्कों के शासन को ही दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों ने शासन किया था, जो कि कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला है गुलाम वंश, जिन्होंने 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक शासन किया। दूसरा है खिलजी वंश, जिन्होंने 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन किया। तीसरा है तुगलक वंश, जिन्होंने 1326 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन किया। चौथा है सैयद वंश, जिन्होंने 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक शासन किया। तथा पांचवा है लोधी वंश, जिन्होंने 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन किया। हबीबुल्लाह जयसिंह इतिहासकार ने आरंभिक तुर्क शासकों को ममलुक शासक कहा है। ममलुक एक अरबी शब्द होता है जिसका अर्थ होता है सैनिक दास। क्योंकि दिल्ली सल्तनत के पहले वंश के प्रत्येक शासक अपने से पहले के शासक का गुलाम हुआ करते थे, इसीलिए दिल्ली सल्तनत के पहले शासक वंश को गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है। अब हम गुलाम वंश के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि इनका शासनकाल 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक था तथा इनकी राजधानी लाहौर थी। इस वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था। इनका राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को लाहौर में हुआ था तथा इन्होंने मलिक की उपाधि धारण की थी, जो कि इन्हें मोहम्मद गौरी के द्वारा दी गई थी। इन्होंने कभी भी सुल्तान पद धारण नहीं किया था, बल्कि मलिक के पद से ही शासन किया था। अपनी उदारता तथा दानी स्वभाव होने के कारण इन्हें सल्तनत काल का लाखबख्श तथा हातिम द्वितीय भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में ही हसन निजामी रहते थे, जिन्होंने ताजुल मासिर नामक किताब लिखा है। कुतुबुद्दीन ऐबक को उत्तर भारत के पहले स्वतंत्र तुर्की साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। ऐबक के ही शासनकाल में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल पर आक्रमण किया था तथा लौटते वक्त नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया था। माना जाता है कि बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनानायक था। अब हम इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई इमारतों के बारे में जानेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। इनमें से सबसे पहला है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जो कि दिल्ली में है। यह भारत की पहली मस्जिद है और इसका अर्थ होता है इस्लाम की शक्ति। दूसरा है 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में बनवाया गया था। पहले यह संस्कृत विद्यापीठ था, जिसे तोड़कर मस्जिद बनवाया गया था। इसका निर्माण कार्य 2.5 दिन में पूरा हुआ था, इसीलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहा जाता है। इसे इस्लाम स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू करवाया गया था, लेकिन पूरा इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। माना जाता है कि कुतुब मीनार शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाया गया था। माना जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है तथा इनकी मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हो गई। अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इनके उत्तराधिकारी आराम शाह बने थे, लेकिन इन्होंने केवल 8 महीने तक शासन किया। इसके बाद 1211 में कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद और गुलाम इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर दी और खुद दिल्ली के गद्दी पर बैठे। इल्तुतमिश का पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। माना जाता है कि इन्होंने 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक शासन किया था। इल्तुतमिश तुर्किस्तान के इलबरी जाति का तुर्क था तथा इल्तुतमिश शासक बनने से पहले बदायूं का गवर्नर भी था। माना जाता है कि इन्होंने तुर्क राज्य को भारत में पुनर्स्थापित किया था, इसीलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इनकी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। माना जाता है कि इल्तुतमिश पहला शासक था जिन्होंने बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्ला से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली का लीगल किंग भी कहा जाता है। इन्हीं के शासनकाल में तराइन की तीसरी लड़ाई, जो कि 1215 ईस्वी में लड़ी गई थी, इल्तुतमिश और यालदोज के बीच हुई थी। इसमें इल्तुतमिश की जीत हुई थी। माना जाता है कि इल्तुतमिश के ही शासनकाल में 1221 ईस्वी में चंगेज खां के नेतृत्व में भारत पर पहला मंगोल आक्रमण हुआ था, परंतु इल्तुतमिश ने इसे बड़ी सूझबूझ से टाल दिया था। माना जाता है कि चंगेज खां जलालुद्दीन मंगवर्णी का पीछा करते हुए दिल्ली तक आ पहुंचा था तथा चंगेज खां से बचने के लिए मंगवर्णी ने दिल्ली में इल्तुतमिश से शरण मांगी थी, परंतु इल्तुतमिश ने शरण देने से मना कर दिया था। इस तरह उन्होंने मंगोलों के आक्रमण को टाल दिया था। माना जाता है कि इल्तुतमिश के ही दरबार में मिन्हाज उस सिराज रहते थे, जिन्होंने तबकात नासरी किताब लिखी है। अब हम इल्तुतमिश के द्वारा किए गए कुछ प्रमुख कार्यों के बारे में जानेंगे, जैसे कि इन्होंने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया था तथा 40 तुर्क अमीर सरदारों का एक विश्वसनीय दल बनवाया था, जिसे तुर्कान-ए-चिहलगानी के नाम से जाना गया। इल्तुतमिश ने एकतादारी प्रणाली, मुद्रा प्रणाली और सैन्य संगठन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
माना जाता है कि उन्होंने शुद्ध अरबी सिक्के भी जारी किए थे, जिसमें से कि टंका चांदी के सिक्के को तथा जीतल तांबे के सिक्के को कहा जाता था। माना जाता है कि शेख ख्वाजा मोइजुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे, जिन्होंने भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना किया था। उनकी मृत्यु के बाद इल्तुतमिश ने इनका मकबरा भी अजमेर शरीफ में बनवाया था। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन भी इल्तुतमिश ने ही करवाया था। माना जाता है कि इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में है तथा यह इल्तुतमिश के द्वारा ही निर्माण करवाया गया था। इसके बाद हम रजिया सुल्तान के बारे में जानेंगे। इनका शासनकाल 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक का था। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी तथा यह दिल्ली की जनता के सहयोग से शासिका बनी थी। माना जाता है कि रजिया मध्यकालीन भारत की पहली तथा अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी। शासक बनते ही रजिया ने जुनैदी, जो कि इल्तुतमिश का वजीर हुआ करता था, के नेतृत्व में प्रांतीय शासकों के गठबंधन को समाप्त किया तथा रजिया ने लाहौर के गवर्नर चाकूब खां तथा भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया के विद्रोह को भी दबाया था। माना जाता है कि रजिया के गैर तुर्कों को सामंत बनाने के कारण तुर्की अमीर रजिया के विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली के गद्दी पे मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। बाद में रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया और संयुक्त सेना का गठन किया। इस सेना ने दिल्ली पर चढ़ाई तो की, लेकिन बहराम शाह ने रजिया के संयुक्त सेना को पराजित किया। इसके बाद 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को कुछ लुटेरों ने कैथल के समीप रजिया की हत्या कर दी। इसके बाद मई 1242 ईस्वी में बहराम शाह को भी बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी गई। बहराम शाह के बाद 1242 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह दिल्ली के गद्दी पर बैठा, परंतु बलबन के षड्यंत्रों के कारण 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को भी सुल्तान के पद से हटा दिया गया और नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया गया। नसरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो कि टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाहन करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद शाह के साथ किया था, जिसके बदले में सुल्तान ने उसे राज प्रतिनिधि का पद दिया तथा उलुग खां की उपाधि से नवाजा। माना जाता है कि इल्तुतमिश के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अगला सुल्तान बलबन ही हुआ। अब हम बलबन के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि इनका शासनकाल 1266 ईस्वी से लेकर 1287 ईस्वी तक का था। इनका वास्तविक नाम बहाउद्दीन बलबन था तथा ये इल्तुतमिश के गुलाम थे। माना जाता है कि बलबन ने अपने आप को अफरासियाज का वंशज भी घोषित किया था। बलबन ने दिल्ली के गद्दी पर बैठते ही तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किया तथा जो लोग इसके विरोधी थे उन्हें जहर देकर मरवा दिया। बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। माना जाता है कि बलबन ने मंगोलों के आक्रमण से भी दिल्ली की रक्षा की थी। बलबन ने खुद की उपाधि नियमत खुदाई का रखा था, जिसका अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। इन्होंने अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम भी खुदवाया था। इसके अलावा नासरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि भी प्रदान की थी। माना जाता है कि बलबन के दरबार में फारसी भाषा के कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन भी रहते थे। अब हम बलबन के द्वारा किए गए कुछ प्रमुख कार्यों के बारे में जानेंगे। बलबन के द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों में से सबसे पहला कार्य था गुप्तचर विभाग की स्थापना करना। दूसरा कार्य था दीवान-ए-अर्ज की स्थापना करना। माना जाता है कि दीवान-ए-अर्ज एक केंद्रीय सेना थी जिसका गठन मंगोलों से मुकाबला करने के लिए किया गया था। तथा तीसरा था सिजदा और पायबोस प्रथा की शुरुआत करना। यह एक ईरानी और गैर मुस्लिम प्रथा थी जो कि तुर्क अमीरों के प्रभाव को कम करने के लिए शुरू किया गया था। सिजदा घुटने पर बैठकर सिर झुकाना तथा पायबोस सम्राट के सामने पगड़ी रखकर पैर चूमने को बोला जाता है। चौथा है फारसी रीति रिवाज के आधार पर नौरोज उत्सव का प्रारंभ करवाना। माना जाता है कि बलबन ने मृत्यु से पहले बुगरा खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद उसने कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन तुर्क अमीरों ने कैखुसरो को गद्दी से हटा दिया और बुगरा खां के पुत्र कैकुबाद को अपना सुल्तान बनाया तथा कैकुबाद ने जलालुद्दीन खिलजी को अपना सेनापति नियुक्त किया था। माना जाता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर था, जिसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी तथा दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम खिलजी वंश का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।